हे हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं भाई बीबीए के उन स्टूडेंट के लिए भाई जिनका एग्जाम 14-15 तारीख से शुरू होने वाला है। तो वन टू ऑल मतलब इसमें हम आपके पांचों सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जिसमें बताएंगे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो आप सभी तैयार रहिए और जिस तरीके से मैं बताऊंगा सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा उसे तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, बाकी क्वेश्चन आपके पेपर में सेम उसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत होके तो सबसे पहले हम बीबीए का सिलेबस खोल लेते हैं और ये मैं एक एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको बताते चलूंगा। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और इनके जो डिटेल सोल्यूशन होंगे और डिटेल मतलब इस चीजों को जो भी होगा वो आपको बैच के अंदर सारा सभी कवर करी गई हैं। ठीक है, तो आप उससे परेशान मत होइएगा। यहाँ पे जैसे हमने लिखा बीबीए, तो 2024 में एक बार सिलेबस चेंज हुआ था 24-25 का। तो आप जो पहली बार पेपर देने जा रहे हो ये यूनिवर्सिटी में ये दूसरी बार पेपर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से तो डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते हैं, डाउनलोड्स में करते हैं, हाँ डाउनलोड्स में कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो बेसिकली इसमें आपका पूरा सब्जेक्ट हम कवर कर देंगे। ठीक है, पांचों छह सब्जेक्ट मतलब ऐसा बता देंगे कि एटलीस्ट आप पास हो जाओ। जिन स्टूडेंट को भाई डर लग रहा है कि हम पास नहीं हो पाएंगे, ऐसा वैसा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। हम एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें, देखो एटलीस्ट आपको बीबीए के कोर्स में देखो एटलीस्ट आपको 40 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। 100 में 40 नंबर लाओगे तब जाके पास हो गए। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के एटलीस्ट 40% आने चाहिए आपके। ठीक है, तो मिशन विजन आपका टोटल 20 क्रेडिट का है पूरा पूरा। ठीक है, सबसे पहला जो मतलब इन्होंने सिलेबस में दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये पेपर आपका सबसे लास्ट में है लेकिन सिलेबस में सबसे पहले नंबर पे है। तो सबसे पहले हम इससे डिस्कस कर लेते हैं, बता देते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर और फंक्शन ऑफ ए मैनेजर और मैनेजमेंट की डिफिनीशन, इसके नेचर और स्कोप। ठीक है, ये ज्यादातर पूछने के चांसेस हैं और एफ.डब्ल्यू. टेलर की एक बार डिफिनीशन और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है, डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप, फीचर्स। ठीक है, और उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए मैनेजर। ठीक है, या रोल एंड फंक्शन ऑफ ए मैनेजर। ठीक है, या तो इसको थोड़ा सा कौन साइज में कर देते हैं तो एक स्टेटमेंट बना देंगे कि ये कंपनी का मैनेजर है और उसको ये काम करना पड़ता है। तो आपको अपने दिमाग में ये 3 चीजें याद मतलब डिफिनीशन को याद करके जाना है, ये वाला और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर। इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है। ठीक है, अब उसके बाद से दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, चाहे आप कुछ करना या मत करना, डेली लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप के बारे में जरूर पढ़ना और प्लानिंग के स्टेप्स जरूर देख लेना। ठीक है, प्लानिंग के स्टेप्स क्या होते हैं और उसके बाद से लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिलेशनशिप होती है, और एक क्वेश्चन जो आता है शॉर्ट्स में डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद से यूनिट 3 में अप्रोचेस, प्रोसेस, टेक्निक, मतलब इसके स्टेप्स जरूर देख लेना। प्लानिंग के क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में जरूर देख लेना, और उसके बाद से लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजर और डिपार्टमेंटेशन ये जरूर पूछे जाते हैं। और कई बार थोड़ा घुमाएंगे तो अप्रोचेस पे भी जा सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुमकिन है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। प्लानिंग के स्टेप्स जरूर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर करके जाइएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्टॉपिंग में। तो स्टॉपिंग में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरीज के बारे में पूछा जाता है और सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करी जाती है। सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करी जाती है कि सिलेक्शन निगेटिव प्रोसेस क्यों है, कई बार ये क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, मोटिवेशन में मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरीज होंगी एक बार जरूर देख के जाइएगा आप अपने एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद से अगला जो सवाल पूछा जाएगा यूनिट 3 से, ये सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है थ्योरीज, वही मोटिवेशन की थ्योरीज में ज्यादा फोकस कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है,
और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब इसमें आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और चौथा यूनिट आपका कम्युनिकेशन का है, बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट भी है, लेकिन यहां से कुछ करिएगा या ना करिएगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन क्या होता है एंड व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसे जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद से बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये 2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। अगर क्लियरली 7 शब्दों में कहा जाए तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले मैनेजमेंट की डिफिनीशन, इसके नेचर, इसको फंक्शन एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैनेजर, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए मैनेजर, ठीक है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन ज्यादा। और कंट्रीब्यूशन क्या रहा है एफडब्ल्यू टेलर का। यूनिट 2 से मैंने बताया कि प्लानिंग के स्टेप्स जरूर देख के जाइएगा। प्लानिंग और स्टाफिंग में भाई कोई ना कोई एक स्टेप, सिलेक्शन या प्लानिंग में कोई ना कोई किसी ना किसी का स्टेप्स जरूर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट से ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, इसका जो डिटेल सोल्यूशन होगा, वीडियो सोल्यूशन होगा, किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होगा, वो एलयू अपडेट के अंदर, बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। 149 का बैच है एलयू अपडेट पे। तो आप उस बैच को जब बाई करोगे तो वहां पे वो चीजें मिल जाएंगी। कब मिलेंगी, 12 तारीख के तक मिलेंगी। तब तक के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बना हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं बिजनेस स्टैटिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐसा है, हर बार एटलीस्ट 60% लोगों का बैक लगता है इस सब्जेक्ट में। कारण ये है कि ये इसमें कम से कम, अगर थ्योरीज की बात करूं तो यहां पे पिछली बार की जो तुलना में कहा जा रहा था कि यहां पे कम से कम एटलीस्ट 60% न्यूमेरिकल आ गया था, 40% थ्योरीज आ जाती हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन कम से कम थ्योरीज के रहेंगे। और थ्योरीज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों, यहां से देखो मीन मीडियन मोड से एक न्यूमेरिकल पक्का है, एक न्यूमेरिकल यहां से आएगा ही आएगा। और बिजनेस स्टैटिक डिसीजन मेकिंग में क्यों इंपॉर्टेंट होता है या स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, इससे एक सवाल निकल के आएगा। तो यहां से आपको एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा आपके यूनिट 1 से, ठीक है। उसके बाद से आपको अगला जो सवाल पूछा जाएगा, यहां कोरिलेशन रेग्रेशन में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है स्पेयर मैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको निकालने का एक क्वेश्चन जरूर आता है। और कार्ल पियर्सन के पूरे, मतलब कार्ल पियर्सन ने ये डिफिनीशन क्यों दिया था, क्या था, इनका कोफिशिएंट क्यों निकालते हैं, इमेजिनरी एग्जांपल लेके दिखाओ, इस तरीके से भी सवाल वहां पूछ सकते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिग्रेशन छोड़ के मत जाइएगा, रिग्रेशन जरूर करके जाइएगा। इसके थ्योरीज देख लीजिएगा लेकिन करके जाइएगा जरूर, ठीक है। और यूनिट 3 में प्रोबेबिलिटी में यहां से भी एक क्वेश्चन आपके कंफर्म है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में बेसिकली सबसे ज्यादा जो सवाल, पहले तो एक क्वेश्चन दे देंगे यहाँ कि एटलीस्ट स्टूडेंट क्या हो जाए, पास हो जाते। एक थ्योरी प्रोबेबिलिटी के मीनिंग से आता है, ठीक है, इसके लॉज से आप पूछे जाते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, वो छोटे छोटे में बना के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, वो आपको थ्योरीज बना के दे देंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसे आप लिख के बताओ। लेकिन यहां से एक न्यूमेरिकल आपका पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में टेस्ट से सबसे ज्यादा हाइपोथेसिस क्या होता है और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इसे जरूर करके जाइएगा। और हाइपोथेसिस क्या होता है टेस्ट में, टेस्ट से सवाल तो खड़े होंगे लेकिन टेस्ट में सबसे ज्यादा, मतलब ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा हाइपोथेसिस वाला, ठीक है। और टेस्ट के बेसिकली छोटे छोटे पार्ट में शॉर्ट्स में करके जरूर जाइएगा, ठीक। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो एक क्वेश्चन मीडियन मोड से पक्का है, आएगा ही आएगा। और उसके बाद से स्टैंडर्ड डेविएशन का एक क्वेश्चन पक्का है, आएगा। उसके साथ साथ यहां पे रिग्रेशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और साथ में प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद से टेस्ट लगाने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देंगे, ठीक है। या टेस्ट कैसे लगता है इसके बारे में जरूर पूछेंगे। तो यहाँ पे 60% मतलब न्यूमेरिकल आते हैं। 4 क्वेश्चन थ्योरीज के हैं, पहला मीनिंग, उसके बाद से हाइपोथेसिस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में वो पूछेंगे। बाकी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इसको क्या है पूछ लेते हैं कभी कभी थ्योरीज में, ठीक है। तो इन्हें जरूर करके जाइएगा। इस पेपर को अगर आप पास कर लीजिए, समझिए कि पूरा पास कर गए, ठीक है। अब आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, ठीक है। पिछली बार बीकॉम में भी हमने जो बताया वो आए आपके एग्जाम में, लगभग बहुत लोगों ने कहा कि वो आते हैं, ठीक है।
और आना भी चाहिए। तो कैश बेसिस और एक्यूरेल बेसिस में क्या डिफरेंस है ये जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अकाउंटिंग के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव के बारे में तो पूछते हैं, वो आप कर लोगे, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। और एक क्वेश्चन आप इस बार जरूर करके जाना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है, इसे जरूर करके जाना। कॉन्सेप्ट कन्वेंशन भाई देख लेना, थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस देख लेना जरूर, ठीक है, ये जरूर करके जाना। उसके बाद से यूनिट 2 में जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, जनरल पूरा एक कहा जाएगा कि एक इमेजिनरी एग्जांपल लेके आप सेट करके दिखाओ। तो यूनिट 2 से सबसे ज्यादा वही सवाल पूछे जाएंगे, पोस्टिंग से रिलेटेड सबसे ज्यादा, मतलब जनरल क्या होता है, जनरल लेजर में डिफरेंस क्या होता है, कोई ट्रांजेक्शन टू फोल्ड ट्रांजेक्शन क्यों होता है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और उसमें एक सवाल और पूछा जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन 100% आता ही रहता है और एक जनरल लेजर से क्वेश्चन आएगा यूनिट 2 से, सबसे ज्यादा यही बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको ऐसा कोई सवाल यहां देखने को नहीं मिल सकता। यूनिट 3 में आपसे सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है डिप्रिसिएशन क्या होता है और डिप्रिसिएशन के मेथड के बारे में जरूर सवाल पूछा जाता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में सवाल जरूर पूछा जाएगा। डिप्रिसिएशन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और लीफो फीफो टेक्निक के बारे में पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, ये पूछे जाएंगे ही जाएंगे। और कैश फ्लो के और यहां पे एक सवाल और देख सकते हैं, SLM WDB का तो डिफरेंस जरूर आएगा, ठीक है। और यूनिट 4 में जो सवाल पूछा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग रेशियोज, रेशियो क्या होता है, रेशियो के कितने प्रकार होते हैं, और कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के बारे में जरूर देख लीजिएगा। मतलब ये थ्योरीज के क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आपसे यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं। यूनिट 2, 3 और 4 से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 6 क्वेश्चन थ्योरीज के जरूर होंगे जो आपके लिए थोड़ा आसान होगा करना, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद से अगला जो सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब तक का सबसे आसान सब्जेक्ट मुझे यही लगा था, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पहला सवाल और दूसरा सवाल, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से आने की पूरी उम्मीद है। और उसके बाद से लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, रेज्यूम राइटिंग लिखने का तरीका क्या होता है, और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, यूनिट 2 से ये सवाल पूछने को मिल सकता है। और मीटिंग में जो सबसे ज्यादा एजेंडा का मतलब क्या होता है, और मेमोरेंडम ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। और उसके बाद से एक एग्जाम्पल के तौर पे रिपोर्ट राइटिंग का प्रैक्टिकल मतलब क्या करते हैं कि एक रिपोर्ट लिख के दिखाइए, मतलब ये कोई टैगलाइन दे देंगे वो उस तरीके से बोलेंगे कि भाई इस पे करके दिखाओ, मेक इन इंडिया और इस तरीके के कॉन्सेप्ट पूछते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद से यूनिट 4 में आते हैं तो बिजनेस एटिकेट 100% ये सवाल बनता ही बनता है। और उसके बाद से आप अगले सवाल में अगर मूव ऑन करेंगे तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के क्या कंपोनेंट होते हैं और इसके क्या क्या स्कोप होते हैं, इसे जरूर देख के जाना। तो ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो बेसिकली यहां सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है और जनरेशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जनरेशन के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जरूर देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ आप अगर यूनिट 2 की बात करते हैं तो मेमोरी के क्वेश्चन जरूर आते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाएगा कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं, यहां पे जरूर देख लीजिएगा। और नेटवर्क के टाइप्स ये जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है आपका इसमें वर्ड से रिलेटेड और फॉर्म सीट से सवाल पूछा जाता है। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपका यहां पे पिछली बार एक सवाल आता है मैक्रोस क्या होता है, मैक्रोस, ठीक है। आपको पता हो मैक्रोस क्या होता है, ठीक है। तो मैक्रोस के बारे में जरूर पढ़ लेना टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ठीक है। और उसमें एक सवाल और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट प्रोसेसिंग जनरली आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसको टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में
आपका MS एक्सेल का, ठीक है, MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में बेसिकली वो क्या करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन अगर आपको क्रिएट करना हो तो उसे कैसे करोगे, उसके स्टेप्स लिखने के लिए बताते हैं। और प्रेजेंटेशन में इन्होंने, प्रेजेंटेशन का तो है, लेकिन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में अगर आपके फॉर्मूले की शुरुआत कैसे होती है, अगर हमें कोई एक सीट बनाना है और स्टूडेंट का नाम है, उसको कैसे करोगे, तो वो पूरा स्टेप्स में लिख के दिखाना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर का है। बाकी ये पेपर तो आपका MCQ होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए तो हम कोई बात नहीं करेंगे, बट जितना बताया है मैंने वो आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर करके जाइएगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर आपका 14 तारीख को है, तो 12 तारीख तक डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ सब कुछ LU अपडेट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 2026 में अवेलेबल हो जाएगा। अभी जितना टॉपिक बताया हूं उतना कर लो। देखो यहाँ पे BBA में क्या है कि स्टूडेंट थोड़े से वो हो जाते हैं, और यहाँ न्यूमेरिकल बेसिस को कुछ ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन फिर भी निश्चिंत रहो, बहुत आराम से पेपर हो जाएगा, ठीक है, आपके बिना टेंशन के हो जाएगा, तो चिंता बिल्कुल ना करिए, ठीक है। बस बिजनेस स्टैटिक्स में है थोड़ी चिंता, लेकिन परेशान ना हो, उसमें भी पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जरूर देख लीजिएगा भाई, और लीफो फीफो SLM ये जरूर देख लीजिएगा, ये तो आने ही वाला है, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टाइप्स, ये चीज़ें तो चलो फिर भी एक सवाल है, ठीक है। तो मिलेंगे बैच के अंदर, सारी चीजें अवेलेबल है। बैच का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो जिन बच्चों को भाई अभी भी करना है बैच के अंदर, देखो खास बात यह है कि हमने सभी चीजों को प्रॉपर एक्सप्लेन करके हर एक चीज पढ़ाया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज पढ़ाई गई है, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं बैच के अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे, BBA का बैच कहाँ है, BBA फर्स्ट सेमेस्टर, ये देखो यहाँ पे बेसिकली वीडियो क्लास में 167 वीडियो है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 21, बिजनेस स्टैटिक के 17, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 19, बिजनेस कम्युनिकेशन में 11, कंप्यूटर में तो हम लोग बेसिकली एनिमेटेड वीडियो बेस्ड वीडियो देते हैं, तो यहाँ पे 99 वीडियोज हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली इनको करके जाना, अगर ये भी हो गया तो भी आपके लिए बहुत है। पूरा अच्छे से इनके नोट्स बनाए गए हैं, इसके PPTs दिए गए हैं, और एक एक टॉपिक का नाम लिख के दिया गया है, सारी चीज़ें, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट है ऑलरेडी, और उसके बाद से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, 3 क्वेश्चन आपको, सारे क्वेश्चन यहाँ, मतलब IFRS ES में क्या डिफरेंस है, और अकाउंटिंग की मीनिंग डिफिनीशन, बस हो गया पेपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ अवेलेबल है जो आप आराम से कर सकते हो, आपके लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो होपफुली आप सभी जल्दी जल्दी मतलब इस बैच के अंदर इनरोल भी कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 डाल देंगे, और यहाँ पे कुछ PDFs यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसे आप जरूर देख के जाइएगा। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द यहाँ प्रोवाइड करा दें, क्योंकि डेट शीट नहीं आ रही थी इसलिए नहीं दिया था, बाकी सारे कोर्सेज में हमने सब दे के रखा है, तो इसमें भी हम लोग दे देंगे। लास्ट 5 ईयर के PYQs भी मिल जाएंगे आपको, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को।